हेलो पॉलिटी बडीज़, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम बी पॉलिटिकल साइंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम कर रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की सीरीज़ को, जिसमें हमने यूनिट 1 ओवर कर लिया है, यूनिट 2 ओवर कर लिया। ये सब की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। दिस विल बी द पार्ट 1 वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे मेन प्रोविजंस की, और पार्ट 2 वीडियो में आपको मिल जाएगा उसका क्रिटिकल एनालिसिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। बट डियर फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको पहले बता देती हूँ कि प्लीज़ आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे, कि साथ में अगर नोट्स बनाते जाइएगा ना तो आपको सब चीज़ें याद भी होती जाएंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर एडू। सो इंट्रोडक्शन पार्ट में पहले मैं ये बता देती हूँ आपको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं आपको ये नाम भी देखने को मिलेगा। ये जो एक्ट था इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया। इस टाइम पे वाइसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड और सेक्रेटरी थे एडविन मॉन्टेग्यू। इसी से बना ना चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू रिफॉर्म। अब ये कैसे बना था, तो देखिए, एक बार क्या हुआ था ना, 20 अगस्त 1917 को एडविन मॉन्टेग्यू, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, उन्होंने अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 20 अगस्त 1917 ये दिया था, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि हाँ, हम ब्रिटिश पॉलिसी लाएंगे, कुछ ऐसे ऐसे गोल्स लाएंगे, प्रोमिस किए थे कि प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, ये सब की बातें कही थी। और इसी को पूरा करने के लिए ये लोग ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाते हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट था, क्योंकि फिलहाल में 1909 में एक एक्ट आया था और अब 1919 में ये एक्ट आ रहा है। और ये एक्ट के आने से हमारे इंडिया में द्वैध शासन प्रोविंसेस में लागू होता है। डायरकी क्या होता है मैं आगे आपको समझाऊंगी। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, और विद दिस नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो आखिर क्या रीजंस थे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाने के पीछे, आइए समझते हैं। पहला, ग्रोइंग नेशनलिस्ट डिमांड। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, मैं एक्सप्लेन करते जा रही हूँ, आप इसका कैप्शन वगैरह में करके आप इसके नोट्स में अपना लिख लीजिएगा। ग्रोइंग नेशनलिस्ट डिमांड्स मतलब कि देखिए, कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में। अब भी कांग्रेस का फॉर्मेशन ही शुरुआत से ही रहा है, जिसमें इन लोगों ने सेल्फ गवर्नमेंट की मांग की है। इतना सेल्फ डिफेंडमेंट का मांग किया कि कांग्रेस खुद दो भाग में बढ़ गई, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। और ये जो इन लोग का डिवीजन हुआ तो और ज़्यादा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से बढ़ गया, जिसने कि ब्रिटिश को एक अलार्म दे दिया कि नहीं भैया, आपको कुछ तो इनके लिए करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट डिमांड बढ़ा, जिसका रिजल्ट हुआ हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और तो और जो अगला रीजन है, इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 आपको पता है कि 1914 से लेकर 1918 तक चला था। इसमें इंडियंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, हमारे सोल्जर्स, हमारे रिसोर्सेज सब हमने दिए अंग्रेजों को लड़ने के लिए। तो अंग्रेज का भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, उन्होंने भी कुछ प्रॉमिस किए थे हमसे कि हाँ, हम आपको कुछ पॉलिटिकल कंसेशंस देंगे इस वॉर के बाद, तो यही एक कंसेशन के रूप में आता है। फिर मॉन्टेग्यूज डिक्लेरेशन 1917 का भी, जो मैंने भी आपको बताया इंट्रोडक्शन में, 20 अगस्त का जो डिक्लेरेशन था 1917 का मॉन्टेग्यू का, जिसमें उन्होंने बोला था कि हाँ, हम इंडिया को कुछ सेल्फ गवर्नमेंट अचीव करने के लिए कुछ सपोर्ट देंगे, है ना। इंडियंस को इन्होंने एक होप दे दिया था, एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दिया था, और अब उसको फुलफिल तो करना होगा। तो बस इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है। और अगला है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918। इसी के बेसिस पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1980 बनती है, इसी रिपोर्ट के बेसिस पे। तो ये रहा इसका बैकग्राउंड, और अब हम करते हैं इसके मेन प्रोविजंस को। सो विद दिस नाउ लेट्स कम टू द मेन प्रोविजंस। तो मैं टोटल आपको 10 मेन प्रोविजंस करवाऊंगी। सो प्लीज इसको कॉपी में लिखते जाइएगा साथ में वीडियो के, और आप इसे लर्न भी वीडियो के साथ में ही कर लेना, ठीक है। 10 प्रोविजंस है, मैंने मेजर लिख दिया है सो दैट कि आपको लर्न करना भी ईजी हो जाए। पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस। पहला इसका यही था। डायरकी का मतलब होता है द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट, यानी कि अब दो लोग मिलकर रूल करेंगे। जैसे कि अब जो प्रोविंसेस थे ना इनके,
प्रोविंसेस मतलब आपको पता ही है, जो टेरिटरी जुरिस्डिक्शन का एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वही था प्रोविंसेस। प्रोविंसेस में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स मतलब कई सारे टॉपिक्स होते हैं ना जिसपे कानून बनाने होते हैं, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक हो गया रिजर्व सब्जेक्ट्स, एक हो गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स में वो सब्जेक्ट्स आते थे जो कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नर और जितने ब्रिटिश ऑफिशियल हो गए, ऑफिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर के, ये लोग लॉज बनाएंगे। जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर का काम हो गया, रेवेन्यू, फाइनेंस, पुलिस, ये सब गवर्नर प्लस ब्रिटिश ऑफिशियल्स देखेंगे। ये आ गया आपके रिजर्व सब्जेक्ट्स। अगला है आपका ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में आ जाएगा एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये सब को देखेंगे आपके मिनिस्टर्स। अब मैं बता दूं, ये जो मिनिस्टर्स हैं आर चूजन फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर जो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं, और ये लोग ये सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कैसे द्वैत शासन लगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, इसमें भी कुछ प्लस चीजें हैं, जैसे कि गवर्नर, गवर्नर के पास कुछ प्लस पावर्स थे, ओवरराइडिंग पावर्स थे, कि गवर्नर इतनी चीजों को तो देखेंगे ही देखेंगे, प्लस वो इन सभी चीजों में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में। अगला, ये जो एक्ट रहा है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसे मोस्ट नोवेल एक्ट भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा इसका फीचर भी है कि सबसे कंट्रोवर्शियल एक्ट भी ये रहा है। ठीक है, तो पहला प्रोविजन हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस। अब अगला हम करते हैं इसका मेन प्रोविजन, दैट इज बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर। अब जो हमारी केंद्र है, ऐसा पहली बार इंडिया में होता है कि हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया बाई कैमरल लेजिस्लेचर को। अब देखिए फिर वही अपर हाउस लोअर हाउस जो कि अब तक हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अपर हाउस मतलब काउंसिल ऑफ द स्टेट, लोअर हाउस मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली। अपर हाउस में कुल थे 60 मेंबर्स, जिसमें 33 इलेक्टेड, 27 नॉमिनेटेड। याद करते चलना है फ्रेंड्स, ठीक है। और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लोअर हाउस में 145 मेंबर्स, जिसमें 105 इलेक्टेड और 40 नॉमिनेटेड। क्लियर है। अब इसमें भी वाइसराय के पास तो प्लस पावर्स रहेंगे, जैसे कि वो वीटो का पावर है उनके पास, सर्टिफाई बिल्स का है, ऑर्डिनेंसेस का है। ऑर्डिनेंस मतलब अभी हमारे प्रेसिडेंट इशू करते हैं ऑर्डिनेंस को, जैसे कि अगर हमारी जो असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो उसके डिसॉल्व होने पे जो लॉज हैं, बिल्स, वो कौन पास करेगा, तो ये करवाते हैं प्रेसिडेंट बाय ऑर्डिनेंसेस इशू करके। ठीक है, तो ये सारे पावर्स थे वाइसराय के हाथों में उस टाइम पे। अगला प्रोविजन है यहाँ पे पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स। अब पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स क्या क्या थे। अब लेजिस्लेचर में जो लोग बैठ रहे हैं उनके पावर्स को हम समझ लेते हैं। तो देखिए लेजिस्लेचर जो थे वो बजट डिस्कस करते थे, कोई भी रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करना है वो काम था इनका, और कुछ क्वेश्चंस पूछना ये सब। फिर जो याद रखिएगा ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पे ये बनाएंगे, ठीक है, जो नॉर्मल मिनिस्टर्स है वो लॉज, और वाइसराय जो है अपना वीटो का यूज कर सकता है, ओवरराइड कर सकता है ना। इससे पता चलता है कि जो हमारे लेजिस्लेटिव्स थे उनके पावर्स कितने लिमिटेड थे। द नेक्स्ट मेन प्रोविजन इज इंडियनाइजेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब ये क्या चीज है इंडियनाइजेशन। देखिए जो वाइसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसको अब एक्सपेंड कर दिया गया, ठीक है। अब टोटल इसमें 8 मेंबर्स हो गए, और खुशी की बात ये थी कि 8 मेंबर्स में से जो 3 थे वो इंडियंस थे, तो एग्जीक्यूटिव का भी इंडियनाइजेशन हो गया ना। पहले इसमें कोई इंडियंस नहीं था। सबसे पहले इंडियन बनते हमारे सत्येंद्र सिन्हा जी, और अब तो देखने को मिलता है 1919 के एक्ट से जब 3 इंडियंस हो गए। 1909 में सिर्फ एक ही इंडियन थे, 1919 में 3 इंडियंस हो गए। तो ये एक प्रकार से सिंबॉलिक स्टेप हो गया ना कि कैसे इंडियन जो है उनका पार्टिसिपेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में बढ़ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स आपको भूलना नहीं है कि इसमें भी वाइसराय के पास फुल कंट्रोल है अभी भी, फिनांस पे, डिफेंस पे, फॉरेन अफेयर्स पे। अगला है लिमिटेड फ्रेंचाइज। लिमिटेड फ्रेंचाइज जब मैं बोलती हूँ तो आप याद कर लेना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वही इलेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि इंडिया में अभी डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, लिमिटेड फ्रेंचाइज है, ठीक है। पहली बार ये चीज आ रही है डायरेक्ट इलेक्शन के इंडिया में, ठीक है। और तो और वोटिंग राइट्स को लेकिन रेस्ट्रिक्ट किया गया है, जैसे कि जो वोटिंग राइट्स थे वो क्या पे बेस्ड थे कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी तो दीजिए, टैक्स आप पे करें, ठीक है, तब आप वोट दे सकते हैं, और आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों पे बेस्ड था वोटिंग राइट्स इंडिया में। और तो और मैं आपको बता दूं इतने सारे कंडीशंस होने के चलते सिर्फ 10% ही इंडियन पॉपुलेशन थी जो कि इन फ्रेंचाइज थी जो वोट दे सकती थी।
अगला मेन प्रोविजन में आ जाएगा हमारा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एक्सपेंडेड, मतलब कि अब जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स हैं हमारे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, काउंटी काउंसिल में, वो इलेक्ट होकर के आ रहे हैं। इवन दो 70% जो है इलेक्टेड है प्रोविंसेस में, यानी कि सिर्फ 30% है नॉमिनेटेड हुए। और तो और ये जितने भी ट्रांसफर सब्जेक्ट्स है ना, उसके लिए इंडियन मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे। तो देखा आपने कैसे बढ़ा। फिर अगला है आपका सेपरेट इलेक्टोरेट्स कंटिन्यूड एंड एक्सपेंडेड। अगला प्रोविजन ये है, जैसे कि आपको पता है कि मुस्लिम्स के लिए हमारे यहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट्स आया 1909 में। ये आगे चल के, और ये जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1909 था, है ना, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, उसमें 1909 में आया था, उसके तहत मुस्लिम को मिला था सेपरेट इलेक्टोरेट्स। बट 1919 में इस एक्ट के तहत क्या होता है, इसको और एक्सटेंड करके सिख को, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, इनको भी ये दे दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट्स। डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कॉमनल रिप्रेजेंटेशन इंडिया में हो गया, जिसके चलते हमारे इंडिया की यूनिटी कमजोर हो गई। अब अगले मेन प्रोविजन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अगला मेन प्रोविजन है पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ, इस एक्ट के तहत क्या होता है, हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है ना, एंड ये फाइनली इस्टेब्लिश होती है 1926 में। और इसका काम था जो भी सिविल सर्विस के रिक्रूटमेंट होते हैं उसको रेगुलेट करना। अगला मेन प्रोविजन था हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, है ना। इसमें क्या है कि एक हाई कमिश्नर जो इंडिया के लिए, उनकी ऑफिस होगी लंदन में, जो कि इंडिया से रिलेटेड जितने भी अफेयर्स है उसको वो हैंडल करेंगे। एंड द लास्ट वन मेन प्रोविजन है सेंट्रल कंट्रोल, यानी कि सेक्रेटरी बहुत ही पावरफुल, और तो और जितने भी इंडिया का फाइनेंशियल से एडमिनिस्ट्रेशन है उसको यही कंट्रोल करते थे। विद दिस हमने कर लिया इंडिया के इस एक्ट के मेन प्रोविजंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम लोग केम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, मोंटेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म। आइए हम इसके सिग्निफिकेंस को देखते हैं। सो अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो पहला तो है डायरकी, है ना, द्वैध शासन आ गया, बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो गया। अब यहाँ पे भी अपर हाउस लोअर हाउस हो गया। डायरकी मतलब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स। इंडियन के पार्टिसिपेशन बढ़ के, मैंने सेंटर में भी दिखाया कैसे आपको, कि 8 मेंबर्स हो गए, जिसमें कि 3 इंडियन हो गए। अभी भी हाफ हार्टेड रिफॉर्म, यानी कि रिफॉर्म तो आया बट पूरी तरह से तो नहीं आया, अभी भी ब्रिटिश के पास ही रियल पावर्स थे। अब आइए हम करते हैं इसके फाइनल कंक्लूजन को। सो इन कंक्लूजन हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो हमारा 1919 का एक्ट था इंडियन गवर्नमेंट का, ये एक स्टेप फॉरवर्ड था कि हाँ चलो पॉलिटिक्स हो रहा है, मतलब लोग भी जागरूक हो रहे हैं, ब्रिटिश भी हमें कुछ राइट्स दे रही हैं। बट पूरी तरह से तो कोई रिफॉर्म नहीं था ये। इट्स जस्ट लाइक अ लॉलीपॉप, कोई रोते हुए बच्चे को दे दिया, उसे कोई बड़ी सी डिमांड को चुप करवाने के लिए। लिमिटेड रोल था इंडियंस का प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में भी, क्योंकि मेजर जितने भी पावर्स है वो तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पास ही रिसाइड कर रहे हैं। इवन दो कि जो गवर्नर है वो भी ओवर राइटिंग पावर्स है उनके पास। रियल अथॉरिटी इज विद द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। इतना तक तो जो चलेगा तो चला, ठीक है। लेकिन कंक्लूजन में हम इसकी बुराइयों को भी तो देखेंगे ना, कि जैसे कि अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स आपने दे दिए मेजर कम्युनिटीज को, इससे तो कम्युनल टेंशन और ज्यादा बढ़ गए। 1909 में तो सिर्फ मुस्लिम्स को दिया गया था, आपने तो अब सिख, एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस, इंडियन क्रिश्चियन सबको दे दिया है। और तो और डायरकी आपने लेकर के आ गए आप, उसमें भी जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स है एटलीस्ट उसको आपने इंडियन को दिया, बट उसमें भी कहीं ना कहीं है कि अब उस पर इंटरफेयर कर सकते हैं वाइसराय। इससे इस एक्ट से इंडियन एस्पिरेशन सेटिस्फाई नहीं हुए, बल्कि देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है ना, तो एक होप होता है, एक स्पार्क होता है कुछ बेस्ट करने का। और बस ये जितने भी प्रॉब्लम्स अंग्रेज हमें दे रहे थे ना, ये कहीं ना कहीं इस चिंगारी को और ज़्यादा सुलगा रहे थे और सुलगा रहे थे, जिसका कि फाइनल रिजल्ट होता है कि लोग और ज़्यादा डिमांड करते हैं स्वराज के लिए। फिर गांधी जी आपको पता ही है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये सब लाते हैं, अगर और ज़्यादा ये तीव्रता से हमारी जो आंदोलन है आगे बढ़ती है और फिर हम आज़ाद होते हैं। So with this we have done our topic today. Thank you guys for watching my video. If you really like the video then please do like, and अगर आपको कोई suggestions है या questions है तो आप उसे you can put it down in the comment box.
एंड येस प्लीज़ डू शेयर, डू सब्सक्राइब सो दैट कि फ्यूचर वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 डाल दूंगी, जिसमें कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 का क्रिटिकल एनालिसिस होगा। सो टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू गाइज।